Okay, well, student, good morning, all of you. सभी को आवाज क्लियर आ रही है बच्चे? हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग सर. आवाज क्लियर बच्चे? यस सर. ओके, चलिए बच्चे, आज हम अपने जो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं. ठीक है, लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो हमने देखा था कि भाई कि जो आरक्षण था वो समतावादी की नीति के रूप में कितना प्रभावी है नहीं है, उसके बारे में देखा. आज हम 4th यूनिट का ही एक नया टॉपिक है जिसका विषय है इनइक्वालिटीज इन एनिशिएंट मेडिवल्स एंड मॉडर्न पीरियड. यानी कि जो हमारा प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें किस प्रकार से समानता और असमानता, इस पर थोड़ा सा हम विचार आज के टॉपिक में करेंगे. विशेषकर असमानता क्या क्या थी. ठीक है, तो देखिए, ये हम कह सकते हैं कि जो विश्व की जो सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यता है वो हमारी भारतीय सभ्यता है. ठीक है, और किसी भी विकसित सभ्यता के लिए वहां की जो शिक्षा प्रणाली होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है. कि अगर किसी भी सभ्यता के बारे में आप जानना चाहेंगे तो आपको वहां की पहले शिक्षा प्रणाली देखनी होगी कि वहां पर किस प्रकार से शिक्षा प्रणाली होती थी या दी जा रही है या कैसी थी. ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि भाई जो हमारा भारतीय जो इतिहास है, जो वर्ल्ड इतिहास है जो कह सकते हैं, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं. ठीक है, ये सभी बच्चों को पता होगा. कौन कौन से? एनिशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास. ये 3 खंडों में हम इसको विभाजित करते हैं. हम एक करके देखेंगे कि इन तीनों जो भाग थे इतिहास में, वहां पर शिक्षा जो प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी सबसे प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली थी, जो हमारी प्राचीन भारत का इतिहास था, उस समय किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी. ठीक है, देखिए, उस समय क्या था कि प्राचीन भारतीय जो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वह केवल परीक्षा पास कराना नहीं था, बल्कि वहां पर जो छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे उनका संपूर्ण विकास करना ही मुख्य उद्देश्य माना जाता था. ठीक है, और विश्व के जो सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें हमारे जो वेद हैं, ठीक है, वो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन काल के समय में. ठीक, जो भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति थी वह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के उद्देश्यों को लेकर चलती थी. जैसे औपचारिक शिक्षा मंदिर, आश्रमों, गुरुकुल के माध्यम से छात्रों को दी जाती थी. ठीक है, और जो अनौपचारिक शिक्षा थी वह प्राय परिवार और जो ज्ञानवान पुरुष होते थे, पुरोहित, सन्यासी आदि के माध्यम से क्या है, अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती थी उस समय, प्राचीन काल के समय. और जो सबसे मुख्य बात है इसमें जो बताया गया है हमारे ग्रंथों में कि उस समय माता को क्या है, श्रेष्ठ गुरु माना जाता था बच्चे की. यानी कि अगर आप प्राचीन काल के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो उसमें लगभग सभी ग्रंथों में यह पता चलता है कि जो नारी है, जो माता है, उसको कितना सम्मान दिया गया था और उसको बच्चे की जो प्रथम शिक्षक यानी प्रथम गुरु जो माना गया है, यह उसकी जो इंपोर्टेंस है उसको और भी बढ़ा देता है कि उस समय नारी का जो सम्मान था वो कितना किया जाता था. ठीक है, प्राचीन काल में जैसे जैसे सामाजिक विकास आरंभ हुआ वैसे वैसे शिक्षा संस्थाएं स्थापित होने लगी. देखिए, हम सब आप जानते हैं कि जैसे जैसे समाज
में जैसे जैसे समय बीतता है तो नए नए चेंजेस आते रहते हैं। तो उस दौरान भी प्राचीन कालीन जो समय में जब शिक्षा पहले जो आश्रमों गुरुकुलों में दी जाती थी, वो उसमें क्या है थोड़ा सा और क्या हुआ, उसमें विकास होने लगा। ठीक है। जैसे हम वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में देखें तो उस समय शिक्षा के लिए उन्होंने जो क्या जो प्रबंध किया गया था वो परिषद के द्वारा, और शाखा और चरण जैसे संघों का जन्म उस दौरान हुआ, जो विशेषकर शिक्षा प्रणाली से जुड़े हुए थे। और बच्चों की शिक्षा के लिए क्या है उनका उत्तरदायित्व है कि भाई उनको शिक्षा किस प्रकार से दी जाती है या दी जाए। उस समय गुरुकुलों की स्थापना प्राय वनों, उपवनों तथा ग्रामों या नगरों में की जाती थी। ठीक है। और यहाँ पर जो शिक्षा प्रणाली में जो विषय लगभग पढ़ाए जाते थे, जैसे व्याकरण है, ज्योतिष वगैरह है, और नागरिक शास्त्र की शिक्षा छात्रों को विशेष रूप से दी जाती थी। ठीक है। और साथ में छात्रों को जो नियम आश्रमों और गुरुकुलों के होते थे उनका क्या है विशेष रूप से पालन करना पड़ता था। यानी उन्हें एक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। ठीक है। और जो नियम गुरुकुल और आश्रमों के द्वारा बनाए गए थे उसको सभी छात्रों को लगभग उसके हिसाब से ही चलना पड़ता था। जो छात्र ऐसा नहीं कर पाते थे तो उस समय ऐसे लोगों को क्या है गुरुकुलों और जो आश्रमों से क्या है निष्कासित करने का भी वहां पर प्रावधान था। ठीक है। और जब वहां के जो जब शिक्षक जब छात्र जब शिक्षा ग्रहण करते थे तो विशेष रूप से वो क्या है कि भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करते थे। यानी कि आज की तरह ऐसा नहीं था कि भाई स्कूल से वहां की फीस भरी जाती है या अध्यापक होते थे उनको निश्चित समय पर वेतन दिया जाता था, ऐसा नहीं था। बल्कि सब कुछ क्या है दान के ऊपर चलता था। यानी कि जो वहां पर जो छात्र होते थे वो भिक्षावृत्ति वगैरह करते थे, और जो उनको मिल जाता था उसी में क्या है वो अपना निर्वाह करते थे। ठीक है। उस समय तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कान्यकुब्ज, मिथिला, तंजौर, प्रयागराज आदि शिक्षा के विशेष कह सकते हैं कि उस समय नगर थे प्राचीन कालीन शिक्षा के समय। जैसे और जैसे हमारे तीर्थ स्थान है, काशी है, बनारस है, नासिक है, इनमें भी क्या है शिक्षा के क्या है प्रसिद्ध केंद्र खोले गए या केंद्र ये बनते चले गए। उस समय प्राचीन शिक्षा प्रणाली में वहां के जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे जैसे शंकराचार्य जी थे, रामानुजाचार्य थे, माधवाचार्य थे, इन्होंने क्या किया था इन्होंने कई मठों का निर्माण कराया था उस दौरान। जब आप हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई इन्होंने किन किन जगहों पर मठ स्थापित किए थे। जैसे शंकराचार्य ने 4 जगह पर मठ स्थापित किए थे, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है। जहां पर क्या है वहां शिक्षा के प्रति और जो धार्मिक जो शिक्षा है उसके प्रति क्या है वहां पर शिक्षा का विशेष प्रबंध इन मठों में किया गया था। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, उस समय जब बौद्ध धर्म काफी प्रचलन पर था तो सबसे पहले वहां पर क्या है जो बौद्ध विहारों में क्या है शिक्षा संस्थाएं स्थापित की गई। ठीक है। जो बुद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध जी, और धर्म उस दौरान जो लगभग एक ही समय के अनुसार ये मतलब एक साथ आए थे। तो महावीर जैन जी ने भी क्या किया था कि शिक्षा के लिए उन्होंने क्या है कि अपने मठों में क्या है सभी आम जनों के लिए क्या है उन्होंने प्रवेश देना आरंभ किया था। भगवान बुद्ध ने तो अपने जो उपासकों की शिक्षा के लिए पर बहुत अत्यधिक बल दिया था। ठीक है। यानी कि इतना प्रिय था उस समय बौद्ध धर्म की, कई शासकों ने उस बौद्ध धर्म को अपना लिया, और वो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा प्रणाली थी उसको स्थापित करने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए कई शासकों ने क्या किया था बौद्ध धर्म को क्या किया था अपने बहुत ही अत्यधिक दान दिया था कि भाई वो इन शिक्षा संस्थाओं को क्या है सुचारू रूप से चला सकें। इनमें नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्रमुख शिक्षण संस्थाएं थी। यानी कि जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा संस्थाएं थी वो इन जो नगरों में चलती थी। अब उस समय जैसे आज को एजुकेशन दी जाती है उस समय भी क्या है नारियों के लिए पहले क्या था कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि भाई जो संघ में जो प्रवेश करने का जो नियम बनाया था वो महात्मा बुद्ध जी ने बनाया था। और वहां जो शिक्षा जो पाठशालाएं थी
वहां पर नारियों के लिए उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम उनके लिए भी प्रवेश द्वार खोल दिए। ठीक है, वहां पर नारी की जो शिक्षा के लिए उनके आध्यात्मिक और लौकिक दोनों जीवन की उभारने के लिए, यानी कि उसको और उन्नत करने के लिए उन्होंने काफी क्या है प्रयास किया। साथ में स्त्रियों को क्या है संगीत शिक्षा के साथ साथ जो अपने घरेलू कार्य होते हैं उनके लिए भी उन्होंने क्या है शिक्षा का प्रबंध किया। ठीक है, देखिए उस समय की हम प्रसिद्ध जो विदुषियां थी वो काफी हम आज कह सकते हैं कि उनका हमारे ग्रंथों में काफी नाम है, जैसे घोषा और रोमशा, विश्वरा और अपाला उनमें से प्रमुख नाम थे। ठीक है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या है काफी उन्नति प्राप्त कर ली थी। ठीक है, उसके बाद ये धर्म के दर्शन के मनन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन भी, जैसे हमारे जैसे छात्र करते थे, पुरुष लोग करते थे ब्रह्मचर्य का पालन, उसी प्रकार इन स्त्रियों को भी क्या है, इन लड़कियों को भी, महिलाओं को भी क्या है ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि उस समय जो छात्रावास का जो प्रबंध था वो किस प्रकार का था। देखिए जैसे आजकल प्रकार जैसे हॉस्टल वगैरह होते हैं, तो उस समय भी क्या है छात्रों के रहने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए भी क्या है आश्रमों गुरुकुलों में भी क्या था व्यवस्था की जाती थी। ठीक है, बात वही थी जैसे हमने बात करी कि उनका प्रबंध किस प्रकार से होता था, उनका निर्वाह कैसे होता था, तो हमने उसकी बात कर चुके हैं कि वो सब कुछ क्या किस पर डिपेंड था, जो दान में उनको मिलती थी। यानी वो भिक्षा मांगने जाते थे नगरों में और वहां से जो प्राप्त होता था उसी के द्वारा क्या है वो अपना निर्वाह करते थे। ठीक है, और उस समय प्राय लगभग एक गुरुकुल या आश्रम हम कह सकते हैं 10 से या 15 जो छात्र थे वो शिक्षा ग्रहण करते थे। लगभग इनकी संख्या 10 से 15 के बीच में होती थी। ठीक है, अध्यापन कार्य के लिए विद्यार्थियों से धन मांगना अध्यापक के लिए निंदनीय माना जाता था उस समय। देखिए जैसे आज के समय में एक निश्चित वेतन पर अध्यापक को रखा जाता है, उस समय इस प्रकार की कोई प्रवृत्ति नहीं थी, यानी कि इस प्रकार का कोई चलन नहीं था। उस समय अध्यापक का जो मुख्य कार्य था, जो गुरुकुल में जो उनका कार्य था वो यही था कि वो अपने धर्म के लिए और अपनी छात्रों की उन्नति के लिए क्या है निशुल्क क्या है उनको क्या है शिक्षा का प्रबंध उनके लिए करेंगे। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या है जो विद्या का जो व्यवसाय है उसको व्यवसाय नहीं माना जाता था। जैसे आज के समय में इसे कई लोगों ने क्या है जो पाठशालाओं को और विद्या को क्या है एक व्यवसाय बना दिया है। उस समय इस प्रकार का कुछ भी नहीं था, क्योंकि इसमें क्या है जो अध्यापक और जो छात्र वर्ग थे वो दोनों ही क्या है जो दान में मिली हुई चीजें थी उन पर ही डिपेंड रहते थे, उनका कोई अनदर इनकम सोर्स नहीं था उस दौरान। ठीक है, यानी कि आजीविका का कोई ऐसा कोई साधन नहीं था कि भाई वहां से उनको प्राप्त हो रहा हो, वो केवल क्या था दान में मिली ही चीजों से ही उन पर ही डिपेंड होते थे। ठीक है, और अंत में जैसे जब जिस जिस भी छात्र की जो शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाती थी तो उस समय क्या है गुरु दक्षिणा देने का भी एक प्रकार से हमें ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है। जैसे आपने एकलव्य वाली एक घटना पढ़ी होगी कि उन्होंने गुरु दक्षिणा में अपना क्या दिया था, अंगूठा काट के अपने गुरुजी को दे दिया था। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं हमें उस समय की देखने को भी मिलती हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि उस समय के जो विषय थे, जैसे आज के समय जो विषय जो सब्जेक्ट हैं और शिक्षण प्रणाली किस प्रकार पढ़ाते थे उनके बारे में देखें, तो उस समय क्या है मुख्य रूप से जो वेद थे, जो ग्रंथ थे, वेद थे, उपवेद थे, ठीक है, उनकी शिक्षा दी जाती थी, उपनिषदों की पढ़ाई की जाती थी, और जो ब्रह्म ग्रंथ थे, दर्शन न्याय महाकाव्य वगैरह, भाषा विज्ञान व्याकरण और ज्योतिष नृत्य कल्प और छंद की क्या है शिक्षा छात्रों को दी जाती थी। शिक्षकों को प्राय क्या कहा जाता था, आचार्य और गुरु कहा जाता। जैसे भी आप आजकल आप प्राय सुनते हैं कि गुरुकुलों में आप देखते हैं कि वहां पर क्या है जो वहां पर जो शिक्षा प्रदान करते हैं उन शिक्षकों को क्या कहा जाता है, आचार्य या गुरुजी आज भी कहा जाता है, जो प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं। ठीक है, और विद्यार्थियों को प्राय क्या है ब्रह्मचारी, अंतेशवासी और आचार्य कुलवासी कहा जाता था। यानी कि आचार्य के वहां पर आश्रम में रहने वालों को क्या कहा जाता था, आचार्य कुलवासी कहा जाता था। ठीक है, शिक्षा प्रणाली किस प्रकार से
सब कुछ क्या था, कंठस्थ कराया जाता था। यानी कि ऐसा कुछ नहीं था कि भाई बच्चों को होमवर्क दिया जाता था, उनको क्या है कि ये आपको करना है घर जाके, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पर जो शिक्षा दी जाती थी वो कंठस्थ ही दी जाती थी, यानी मौखिक ही दी जाती थी। और उस समय जैसे आज के समय में, जैसे सरकार ने, आपने देखा होगा 5 वर्ष की जो प्रथम कक्षा में प्रवेश होता था, उस समय में भी लगभग क्या है 5 वर्ष की आयु में ही प्राथमिक शिक्षा आरंभ की जाती थी, जिसकी शुरुआत उपनयन संस्कार से की जाती थी। कई बच्चों को पता होगा कि उपनयन संस्कार उस समय कितना प्रचलित था। और आज भी बहुत से जो कह सकते हैं कि बहुत ही जो प्राचीन जो सभ्यता को मानने वाले हैं, वो आज भी अपने बच्चे को स्कूल में भेजने से पहले क्या है, उसका उपनयन संस्कार कराते हैं। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अब ये कौन कौन सी वर्ष में होता था, जैसे हमारा जो वर्ण था 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मण बच्चों के लिए ये 8 वर्ष में, यानी कि जब ब्राह्मण का बच्चा 8 वर्ष का हो जाता था, उसका उपनयन संस्कार कराया जाता था। क्षत्रिय बालक का 11वें वर्ष में और वैश्य बालक का 12वें वर्ष में क्या किया जाता है, उपनयन संस्कार किया जाता था। जब वो 12 वर्षों तक इन वेदों का अध्ययन कर लेते थे, तो आज के समय ही जैसे हम आज स्नातक कहलाते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद, उस समय क्या है 12 वर्षों तक वो अपना वेदों का अध्ययन करने के बाद क्या कहलाते थे, वो स्नातक कहलाते थे। ठीक है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली न तो किसी प्रकार की परीक्षा होती थी, और ना ही कुछ ऐसा कोई डर वगैरह बच्चों में था कि भाई उनको कोई परीक्षा पास करनी है या कुछ ऐसा नहीं था। ऐसा वहां पर प्राचीन जो हमारी शिक्षा प्रणाली था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। ब्रह्मचारी अध्ययन और अनुसंधान में लगे रहते थे, यानी कि वो क्या है, सत्य की खोज में लगे रहते थे। यानी कि जैसे जैसे उसको गुरु जी के द्वारा जो भी कंठस्थ उसको कराया गया है, वो उसकी और अनुसंधान यानी कि उसकी और खोज में लगे रहते थे। और उनका किस प्रकार से एक प्रकार से परीक्षण होता था कि वो छात्र कितने निपुण हो चुके हैं अपनी शिक्षा प्रणाली में। तो समय समय पर आपने देखा होगा उस समय क्या था कि जो जो हमारे जो संस्थाएं थी उस समय, जो वहां पर क्या होता, वाद विवाद जैसे प्रतियोगिताएं होती थी, और उसमें एक सन्यासी द्वारा जो ब्रह्मचारी या जो भी शिक्षा शास्त्र में जो भी पढ़ के आया है, वो क्या है अपनी योग्यता का क्या है वहां पर क्या है परिचय देता था। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कह सकते हैं कि हमारी प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें क्या है कि जो भी था सब कुछ कंठस्थ कराया जाता था, यानी मौखिक होता था। कोई शिक्षा प्रणाली के अंत में कोई परीक्षा वगैरह नहीं होती थी। और यह लगभग सभी धर्मों में एक जैसा ही था, जैसे बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो या हिंदू धर्म हो, उसमें सा क्या है सबका क्या है एक ही प्रकार से शिक्षा प्रणाली चल रही थी। ठीक है। ये बात होगी हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली की। अब हम बात करें मध्यकालीन, यानी कि जो लगभग 1200 ईस्वी से और ईस्वी के बीच में, जब भारतवर्ष पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया और वहां पर क्या है मुस्लिम काल की स्थापना हो गई। ठीक है। देखिए सल्तनत पीरियड से लेके आप कह सकते हैं कि भाई सल्तनत पीरियड में पहले जितने भी मुस्लिम शासक वगैरह हमारे भारतवर्ष में आक्रमण करके और यहीं पर वो बस गए, उन्होंने कब्जा जमा लिया जैसे भी है। उसके बाद मुगल काल तक ये सिस्टम चलता रहा। तो उसके बारे में देखते हैं कि इन दौरान यानी जब मुस्लिमों का हमारे देश पर क्या था कब्जा हो गया था, तो उस दौरान हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या क्या चेंजेस आए। तो सबसे पहले क्या, जैसे हम पहले प्राचीन काल में वेद वगैरह या उपवेद वगैरह हैं जो हमारे ग्रंथों का हम शिक्षण कार्य करते थे या पढ़ते थे छात्र, उनका क्या है धीरे धीरे लोप होने लगा। ठीक है। अब क्या था कि जब मुसलमानों का कब्जा हो गया तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो मुस्लिम धर्म को उसको बढ़ाने के लिए क्या है शिक्षा संस्थाएं स्थापित की जाने लगी। यानी कि जो फारसी बोलने वाला था उसको क्या है उनसे योग्य समझे जाने लगा। अब हिंदी अरबी और फारसी ज्यादा पढ़े जाने लगी। पहले किसका प्रचलन था भाई, संस्कृत भाषा का अधिक प्रचलन था। उसके बाद क्या हिंदू अरबी और फारसी पढ़ने जाने लगे मध्यकाल में। ठीक है। और इस्लाम के संरक्षण के लिए और उसके प्रचार के लिए मस्जिदें बनती चली गई, और साथ ही मकतबों और मदरसों एवं पुस्तकालयों की क्या है स्थापना होने लगी मुस्लिम काल के दौरान, यानी जिसे हम मध्यकाल भी कह सकते हैं। अब मकतब शब्द से आप क्या समझते हैं? मकतब जो शब्द है जो मुस्लिम जो शिक्षा प्रणाली में, वह उनका जो है जो प्राथमिक शिक्षा थी। ठीक है। उसका अर्थ हम मकतब यानी मकतब में क्या है प्राथमिक शिक्षा प्रणाली मुस्लिम काल में आती थी, जो कि बच्चे के 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन में मुस्लिम जो छात्र होते थे उनके लिए वो
शुरू होती थी। उसके बाद मकतब के बाद होते थे मदरसे। आपने अभी सुना होगा कि कई बड़े बूढ़े अभी मदरसे वर्ड का यूज करते हैं कि भाई मदरसे में बच्चा पढ़ता है। ठीक है, तो मदरसे का अर्थ था कि जो उच्च शिक्षा के वो केंद्र माने जाते थे, जहां पर 12 वर्ष की आयु में क्या है उनको प्रवेश दिया जाता था। ठीक है, और जो मकतब थे, यानी जो मकतबों में क्या था, प्राय धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, विद्यार्थी कुरान के कुछ अंशों को कंठस्थ करते थे, यानी कि प्राचीन काले मध्यकालीन तरह वो भी क्या है, मध्यकालीन में भी छात्र क्या करते, कुरान की जो आयतें वगैरह होती हैं उनको क्या है वो कंठस्थ करते थे, यानी कि उनको याद करते थे। साथ में लिखना, गणित और आदि का ज्ञान भी इस समय किया जाने लगा था। ठीक है, फिर जब उच्च शिक्षा जैसे मदरसे में बच्चे का प्रवेश हो जाता था तो उस समय क्या है, जो मुस्लिम कालीन का जो इतिहास था, साहित्य है, व्याकरण है, तर्कशास्त्र है और अन्य विषय की क्या है, कानून आदि की वहां पर क्या है पढ़ाई की जाती थी। ठीक है, वो की जाती थी मदरसे वगैरह में। ठीक है, और वहां पर जो प्राय जो शिक्षकों की जो नियुक्ति होती थी वह वहां के जो वर्तमान शासक मुस्लिम शासक थे उनके द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती थी। अब वहां पर क्या है, उनको क्या है राज्य सरकार के द्वारा क्या है कुछ वेतन निश्चित किया जाने लगा, यानी कि उनको प्रदान किया जाने लगा। ठीक है, तो अध्यापन प्राय हम कह सकते हैं उस समय क्या था, जो अध्यापन जो कार्य होता था वो फारसी भाषा के माध्यम से होता था। ठीक है, अब हम बात करें छात्रावास की। अगर उस समय जैसे प्राचीन काल में छात्रावास आश्रम वगैरह में ही रहते थे, तो इसमें क्या था कि जो उस छात्रावासों का जो प्रबंध था वह मदरसों आदि में किया जाने लगा था, लेकिन वो बहुत ही कम स्तर पर था। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही भरपूर मात्रा में उस समय छात्रावास थे। मुस्लिम काल में उस समय भी इतने छात्रावास नहीं थे, लेकिन कहीं कहीं जो आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र थे उनके लिए क्या है मदरसों में रुकने की ही व्यवस्था थी, यहाँ ठहरने की उनकी व्यवस्था थी। ठीक है, आगे धीरे धीरे मध्यकालीन जो इतिहास में क्या है, जो हस्तलिखित जो पुस्तकें हैं पढ़ी और पढ़ाई जाने लगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, कंठस्थ करने के साथ साथ जो चीजें ज्ञान बच्चों के द्वारा प्राप्त किया जाता था वह अब क्या है एक प्रश्न के रूप में व्याख्या और उदाहरणों के द्वारा भी शिक्षा प्रदान की जाने लगी आने वाले टाइम में। उस समय जो मध्यकालीन शिक्षा के जो मुख्य केंद्र थे वो दिल्ली, आगरा, जौनपुर आदि प्रमुख केंद्र बनते चले गए। ठीक है, अब बात करें उस समय की उपाधियों के बारे में। जैसे आज के समय में जब शिक्षा समाप्त हो जाती है आज के समय, तो हम एक प्रकार से डिग्री वगैरह प्राप्त करते हैं, तो उस समय भी क्या है कि उपाधियां प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उस समय क्या था, जैसे धर्म की शिक्षा प्राप्त करने वाले जो छात्र को उनको किसकी उपाधि दी जाती थी, उनको आलिम कहा जाता था, यानी कि उनको आलिम की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, जो धर्म की शिक्षा प्राप्त करते थे। ऐसे ही अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने पर फाजिल की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, और साहित्य का अध्ययन करने वाले छात्र को कामिल कहा जाता था। ठीक है, यानी कि जो धर्म की शिक्षा प्राप्त करता था उसको आलिम, और जो तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करता था उसको फाजिल, और जो साहित्य का अध्ययन करता था उसको कामिल की उपाधि प्रदान की जाती थी। ठीक है, अब बात करें उस समय की स्त्री शिक्षा की। भाई धीरे धीरे जैसे प्राचीन काल में स्त्रियों को भी क्या है शिक्षा का प्रबंध बहुत अच्छी तरह से किया गया था। अब मध्यकालीन में क्या है कि जो पर्दा प्रथा जो आने लगी थी उसके कारण स्त्री शिक्षा की जो उसमें क्या है रुकावट कुछ आने लगी। ठीक है, यानी कि उनकी क्या है अपेक्षा कम होने लगी। अब निम्न वर्ग की जो महिलाएं थी, जो बच्चियां थी, उनको अवसर प्राप्त नहीं होते थे शिक्षा प्राप्त करने के। केवल जो उच्च घराने की जो स्त्रियां थी मध्यकालीन में, उस समय उनको ही कुछ वो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान था। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उस समय की जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी, जैसे नूर जहां है, रजिया बेगम है, जहां आरा है, गुलबदन बेगम आदि हैं। जो महिलाओं ने क्या है कि उन्होंने अच्छी तरह शिक्षा प्राप्त करी थी, क्योंकि ये उच्च घराने से संबंध रखती थी। ठीक है, और इनकी शिक्षा के लिए ललित कलाओं की शिक्षा का प्रबंध भी विशेष रूप से किया जाता था। और जो अन्य पुरुष जो शिक्षार्थी थे उनके लिए
हथियारों को चलाना, उनकी शिक्षा प्रदान करना, चित्रकला निर्माण और नृत्य संगीत, उनके लिए भी क्या विशेष प्रबंध किया जाता था। यह बात हुई हमारी मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली की। ठीक है, अब बात करें हम आधुनिक काल की, यानी कि आधुनिक काल कब से स्टार्ट माना जाता है? जब से मध्यकालीन मुसलमानों का आक्रमणों का जो कब्जा खत्म हुआ, और वहां पर क्या है, जो फॉरेन कंट्रीज के जो जो कंपनियां थी, या कह सकते हैं जो लोग थे, वो हमारे देश में आकर रहने लगे। ठीक है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले कहा हमारे कौन आए थे? जो हमारे पुर्तगाल के लोगों के, फिर इंग्लैंड के लोग हमारे यहाँ पर रहने के लिए आए, और उन्होंने यहाँ पर क्या है कि कब्जा करना करके और यहीं पर अधिकार करके उन्होंने क्या किया, एक प्रकार से भारतवर्ष पर अपना पूर्ण संपूर्ण अधिकार कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले जो भारत में आधुनिक शिक्षा की जो नींव थी, वो यूरोपीय ईसाई धर्म प्रचारकों ने शुरू करी थी। ठीक है, जब विदेशी भारत में आकर रहने लगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर जब कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने भी क्या किया था, धीरे धीरे शिक्षा पर क्या है, कह सकते हैं उसमें क्या है कि कुछ क्वालिटी उसकी इंक्रीज हो, तो उसमें क्या है कि उन्होंने क्या है ध्यान देना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी कड़ी में 1781 में कलकत्ते में मदरसे की स्थापना की गई। 1792 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, एक जोनाथन डंकन द्वारा, एक व्यक्ति थे उनके द्वारा। 1813 में एक आज्ञा पत्र जो अंग्रेजी शिक्षा के लिए उन्होंने एक लागू किया, कि भाई इसमें क्या था कि भाई जो भारत में जो शिक्षा प्रणाली है उसको सुधारने के लिए उसमें क्या है कि कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाए, इस चीज का ये आज्ञा पत्र माना जाता है 1813 का, कि भाई कुछ धनराशि सरकार, ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या है खर्च किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे जो मुख्य जो जो कह सकते हैं भूमिका है जो शिक्षा प्रणाली को सुधारने में, वो लॉर्ड मैकाले और भारतीय समाज सुधारक जैसे राजा रामचंद्र मोहन राम जी थे। उन्होंने क्या है कि काफी शिक्षा की उन्नति के लिए काफी क्या है प्रयास करने शुरू किए, और भारत के जो क्षेत्र थे, पिछड़े क्षेत्र थे, जहां भी कह सकते हैं, उन्होंने क्या किया था कि वहां पर शिक्षा प्रणाली को क्या है बहुत अच्छा, इसमें उन्होंने प्रयास शुरू किया था। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या था, अंग्रेजों ने क्या किया था कि जब अंग्रेजों ने हमारे भारतवर्ष पर आक्रमण कर लिया, तो उन्होंने जब साम्राज्य पर अधिकार कर लिया सारे भारतवर्ष पर, तो अब उनको क्या है कि यहाँ की जो लोगों की जो भाषा थी उसको समझने में दिक्कत आती थी। तो उनकी ये मजबूरी बन गई कि वो इस यहाँ के जो लोगों को कुछ लोग किया जाए, ताकि वह क्या है कि शासन चलाने में उनकी मदद कर सकें। ठीक है, क्लर्क बन सकें उनके शासन प्रणाली में, या जो उनको समझ में नहीं आता है भारत की जो इतिहास वगैरह है, जो भी उनका सभ्यता वगैरह है भारतीयों की, उनको समझने के लिए उनको क्या था कि एक प्रकार से जो ट्रांसलेटर होते हैं उनकी जरूरत पड़ी। उन्होंने फिर इसके लिए क्या किया था, जो भारत में जो क्या है अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का क्या है प्रचार करना शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने कई जगह क्या है अंग्रेजी स्कूल वगैरह खोले। धीरे धीरे अंग्रेज जो सरकार ने धीरे धीरे क्या है कि आगे जाके अपने साम्राज्य को और स्थापित करने के लिए भारत में लॉ कॉलेज वगैरह हैं, मेडिकल कॉलेज वगैरह हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह हैं, इनकी स्थापना शुरू कर दी। ठीक है, इसी कड़ी में जो हमारे समाज सुधारक जैसे हमने बात करी थी, राजा राम मोहन राय जी थे, उस समय के जो ज्योतिराव फूले जी थे, उन्होंने क्या है कि 1848 में लड़कियों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी, जिसमें उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, जिसका शिक्षा के क्षेत्र में आज बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत ही जो गरीब जो वर्ग के जो बच्चियां थी उनकी शिक्षा के लिए उन दोनों, जैसे कह सकते हैं कि भाई इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। तो इन्होंने क्या है कि और अधिक से अधिक बच्चों के पास शिक्षा पहुंच सके, तो उन्होंने क्या है कई जगह स्कूल स्थापित किए, और वो भी निःशुल्क कार्य के रूप में। ठीक है, 1854 में इसी कड़ी में बुद्धिस्ट फैच आया, जिसके हम बारे में पिछले टॉपिक्स वगैरह में बात कर चुके हैं। ठीक है, नए नए औद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना होने लगी। 1887 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ठीक है, 1882 में सर विलियम हंटर आयोग की स्थापना हुई, जिसका कार्य था कि भाई भारत में जो शिक्षा प्रणाली दी जा रही है उस दौरान वर्तमान में उसका निरीक्षण करना, और उसको कितना अधिक से अधिक और कह सकते हैं प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, इस आयोग की स्थापना की गई थी, और इसका कार्य था कि रिपोर्ट सौंपे ब्रिटिश सरकार को कि भी और शिक्षा के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। ठीक है,
और ऐसे हम बात करते हैं कि जो भारतीय समाज सुधारकों की भी इसमें विशेष भूमिका थी, क्योंकि राजा राम मोहन राय थे जो, उनका क्या है कि जो ब्रिटिश जो लोगों की जो शिक्षा प्रणाली था उसमें उनका मुख्य लगाव था, यानी कि वो अंग्रेजों की शिक्षा की जो अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी उसके पक्ष में थे। साथ साथ में जो हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली थी उसको भी साथ में लेके चलने के भी वो पक्ष में थे। तो हम कह सकते हैं कि भाई 1886 में आर्य समाज में एक लाहौर में दयानंद जी ने क्या है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है। 1898 में एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की काशी में स्थापना किया। ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि भाई इस समय क्या था कि जो शिक्षा प्रणाली थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होने लगा, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने जाने लगे, मेडिकल कॉलेज खोले जाने लगे, लॉ कॉलेज खोले जाने लगे, एजुकेशन कॉलेज खोले जाने लगे। इस कड़ी में धीरे धीरे भारत स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसके बाद उसकी भारत स्वतंत्र हो गया, तो उस कड़ी में ही आगे जाके भारत सरकार जब बनी तो उन्होंने क्या किया कि कई आयोगों की स्थापना करी, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि भाई 1948 में जब भारत आजादी के बाद राधा कृष्ण आयोग 1948 में आया, माध्यमिक शिक्षा आयोग आया, मुतालिब आयोग जिसे हम कह सकते हैं 1952 में आया, और उसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, फिर उसी में उसमें दोबारा चेंजेस किए गए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनी, फिर एक और उसमें मॉडिफाई किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में, और अभी लेटेस्ट में आपने पढ़ा होगा जो वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली 2020, यानी कि इसमें भी काफी चेंजेस एक बहुत ही लंबे समय के बाद इस लंबे शिक्षा प्रणाली के पैटर्न में चेंज करने के लिए ये 2020 की जो शिक्षा नीति है लागू की जा रही है। ठीक है। और आज मॉडर्न पीरियड में हम देखें, जो अगर हम तुलना करें प्राचीन काल और मध्यकालीन और की शिक्षा प्रणाली के दौरान, तो उस समय जिस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, तो आज के समय में क्या है कि भाई जो एजुकेशन के सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी का क्या है कि बहुत ही भरपूर प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि आज उनके प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर दिया जा रहा है कि बच्चे को किस प्रकार से डीपली साउंडली उनको नॉलेज प्राप्त की जाए, किसी चीज को रटे नहीं, उन चीज को समझें, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जा रहा है। आज छात्र देखेंगे कि भाई आज की शिक्षा प्रणाली में बच्चे शिक्षक के साथ साथ अपना यूट्यूब से सीख रहे हैं, इंटरनेट की सहायता ले रहे हैं अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो मतलब कई प्रकार के ऑप्शंस आ गए हैं कि भाई जिसमें बहुत ही ज्यादा चेंजेस आज हम देखने को मिल रहा है। अभी लेटेस्ट आपने पढ़ा होगा जीपीटी चैट के बारे में भी, जो आजकल एक बहुत ही अच्छा ऐप माना जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है। आज नए नए आर्ट आईआईटी कॉलेज खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेजों की भरपूर मात्रा में खोले जा रहे हैं। और अभी आपने लेटेस्ट देखा हो कि वर्ल्ड के जो टॉप कंट्रीज के जो विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने अपनी जो वो उन्होंने का जो उद्देश्य है, यानी कि उन्होंने की मंशा जाहिर की है कि वो भी भारत में अपने कैंपस जाएं, मतलब खोलने चाहते हैं। तो इसकी शुरुआत अभी धीरे धीरे हो रही है कि अभी अभी जैसे अब अखबारों में पढ़ा होगा कि जो वर्ल्ड के जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह हैं, इंग्लैंड वगैरह हैं और अमेरिका जैसे देश हैं, वो भी अपने कैंपस यानी कि वो भी इंडिया में खोलने जा रहे हैं। ठीक है। तो बहुत चेंजेस धीरे धीरे एजुकेशन के सेक्टर में हो रहे हैं। तो हमने ये देखा कि तीनों जो पीरियड्स थे, एनिशिएंट, मेडिवल्स और मॉडर्न में क्या क्या चेंजेस आया, एनिशिएंट में किस प्रकार की थी, मेडिवल्स में किस प्रकार की थी, और मॉडर्न में अब किस प्रकार से दी जा रही है। तो लास्ट में हम कह सकते हैं, देखिए आज हर एक जो मनुष्य है उसके लिए जो सबसे बड़ी जो कह सकते हैं जो अभिलाषा है और चिंता का विषय भी है, वो वह उसकी शिक्षा है। यानी कि हर एक मनुष्य आज व्यक्ति क्या है, उन्नत शिक्षा प्राप्त प्रदान करना चाहता है, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए क्या है, इसका प्रबंध करना चाहता है। वो ऐसी शिक्षा लेना चाहता है जो उसको आत्मनिर्भर बना सके, यानी कि उसकी जीविका चलाने में उसकी मदद सके, रोजगार दिला सके, मनुष्य को संस्कारी बना सके। ठीक है। शिक्षा ऐसी प्राप्त करना चाहता है कि जो उसके काम आए, उसके परिवार के काम आए, उसके समाज के काम आए, उसके देश के विकास के काम आए। आज ऐसी शिक्षा का वो प्रबंध करना चाहता है या प्राप्त करना चाहता है। यही कारण है कि अगर हम प्राचीन और मध्यकालीन और वर्तमान शिक्षा प्रणाली तुलना करें, तो आज कह सकते हैं कि हम बेशक शिक्षा इंजीनियर बना रही है, डॉक्टर बना रही है, या कोई कुशल व्यापारी बना रही है, या कोई राजनेता बना रही है, लेकिन आज की शिक्षा जो प्राचीन काल में विवेकानंद जी, दयानंद जी, चाणक्य जी, भरत जी जैसे महापुरुषों को पैदा किया था, यानी कि उनके व्यक्तित्व को बदल दिया था, आज उस प्रकार की शिक्षा का प्रचलन हम दूर दूर तक भी नहीं देख पा रहे हैं।
अगर पिछले कुछ दशक की तुलना करें तो सिर्फ आज का जो मत रह गया है वो सिर्फ डिग्री लेना रह गया है। ठीक है, आज अगर हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा पद्धति है, उसको मुख्य रूप से 7 शत्रुओं ने घेरा हुआ है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा जो मस्तिष्क है वो है, दूसरा दंड, तीसरा परीक्षा का वातावरण, पांचवा अत्यधिक होमवर्क यानी कि कार्य, छठा स्वाभिमान रहित अध्यापक, और सातवां संकुचित अध्यापकों की अभिभावकों की मनोवृत्ति। अब कैसे हैं? देखिए, आज क्या है कि इतने विषय पढ़ाए जाते हैं बच्चों को स्टार्टिंग में ही, उनका जो मस्तिष्क पर इतना जोर दिया जाता है कि उनका जो आज जो कह सकते हैं प्राइमरी स्कूल के बच्चों को आप देखेंगे कि कितना बड़ा बैग होता है, उनमें कितनी बुक्स होती हैं, कितने विषय उनको आज पढ़ाए जा रहे हैं। तो आज जो उनके जो खेलने की उम्र होती है, आज उन पर क्या है, बहुत ही कह सकते हैं एक प्रकार से बर्डन डाला जा रहा है। उसके बाद दूसरी बात आती है कि भाई आप बच्चे अगर होमवर्क करके नहीं लाएंगे तो उनको क्या है, दंड दिया जाता है, यानी कि उनको दंड का भय दिखाया जाता है। ये दूसरी शत्रु कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद साल के अंत में परीक्षा पास करने का डर, कि भाई परीक्षा पास करनी है नहीं तो फेल हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो छात्र हैं उनके लिए एक स्वच्छ वातावरण प्राप्त नहीं हो पाना, यानी कि आज आप देखेंगे कि भाई स्कूलों का जो एनवायरनमेंट है, जो आज के समय में बच्चों को पढ़ने के लिए चाहिए, वो भी सही तरह से उपलब्ध उनको नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और आज जो छठा हम कह सकते हैं कि भाई आज जैसे कह सकते हैं कि भाई आज कलयुग के समय, वर्तमान समय में क्या है कि जो आज इस प्रोफेशन को, जो टीचिंग प्रोफेशन को क्या है कि व्यवसाय मान लिया, वह भी एक प्रकार से इस एक हम कह सकते हैं कि भाई यह शिक्षा के ऊपर एक कलंक है। और जो लास्ट में जो मैंने बात करी थी कि जो माता पिता, जो आज के समय में भी कुछ माता पिता ऐसे हैं जिनकी जो मनोवृत्ति है आज भी बिल्कुल ही कह सकते हैं रूढ़िवादी है। आज भी वह अपने बच्चों की जो शिक्षा देने के लिए क्या है, उसमें भेदभाव करते हैं। 1% बच्चे जो पुरुष बच्चे होते हैं या जो छात्र होते हैं उनको तो स्कूल भेज देते हैं, जो लड़कियों के लिए आज भी आपने देखा होगा कि कहीं पर भी शिक्षा का विशेष रूप से प्रबंध वो नहीं करते थे या करते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि भाई जो हमने आज के विषय में जो पढ़ा कि भाई प्राचीन और जो मध्यकालीन जो शिक्षा प्रणाली थी वो किस किस प्रकार से दी जाती थी, उसके बारे में एक दूसरे से हमने कंपेयर किया। होप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको बुक से रीड करेंगे तो आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई बच्चा अपना कोई रखना चाहता है व्यूज तो वो रख सकता है।